उन्होंने अपनी पार्टी से रिजाइन किया है और हमें बाकायदा लेटर लिखकर उन्होंने ज्वाइनिंग की मांग की है। इसमें लिखा है कि मैंने एनसीपी पार्टी छोड़ दी है और मैं आज दिनांक इतने को बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ले रहा हूँ और बहन कुमारी माइती की नीति में विश्वास रखते हुए मैं आगे पूरी निष्ठा ईमानदारी से बहुजन समाज पार्टी का कार्य करूंगा। अनजानी मान्यवर कांशीराम और इस सरजमीन को एक खातून लीडर आप ही ने दिए, जो आज भी मैं समझता हूं पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में अगर कहा जाए तो जितनी मजबूत आवाज, जितना संघर्ष और जितना खामोश, जैसे एक समुंदर खामोश होता है ना, बहुत बोलता नहीं, उस नजरिए की हामी माननीय बहन कुमारी मायावती, जो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही। मैं उनको इस वक्त उनका जो नजरिया है, उनकी जो विचारधारा है, क्योंकि वो तमाम जो हमारी विचारधारा विरासत रही है उसको जिस तरीके से वो संभाल कर, मुनज़्ज़म करके और पूरे कारवां को लेके चल रहे। बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं, मैंने अभी एक मीटिंग में ये बात आई, आप 4 बार वज़ीर आला रही, इतनी बड़ी पार्टी, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि कुछ नहीं हो पाया। तो मैं, चूंकि मुझे इल्म है इस बात का कि कभी भी जो हमारे पहले के लीडरान रहे और जो अब हैं, कभी भी सीट की राजनीति नहीं की कि हमें कितनी सीट मिली। राजनीति और सियासत इस बात की रही कि हमारे साथ कितने लोग जुड़े, तो वो जुड़ाव कहीं कोई कम नहीं हुआ। अगर देखें, यानी हम बात कर रहे हैं, अगर मीडिया की जुबान में कहें, वो टॉप परसेंटेज की, इसीलिए पार्टी कहीं से कोई उसमें लड़खड़ाहट आपको देखने को नहीं मिली। उसी तरीके से अपने उसूलों पे, अपनी विचारधारा पे, वरना हम देख रहे हैं कि विचारधाराएं बदल गई, सिर्फ नारे रह गए, आइडिया ऑफ इंडिया। नारा देने से कुछ नहीं होता, लेकिन ये एक ऐसी पार्टी है, आप देख लें कि आज भी अपनी विचारधारा उसी तरह से कोई कह नहीं सकता। कोई इस मामले में, मैं चूंकि जर्नलिस्ट भी रहा हूं, राइटर हूं, मैंने लिखा है, पढ़ा है, आज भी उसी विचारधारा पे ये पार्टी और पार्टी में लोग जो मौजूद हैं वो उसी अंदाज से चल रहे हैं। इसीलिए मुझे लगा कि जब क्राइसिस है इतनी आज देश में, देश को जिस तरह से गलत सिमत की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही, ऐसा लग रहा है कि फिर जैसे अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। ये जो खाई, क्योंकि इसी को पाटने के लिए ये पार्टी वजूद में आई थी, ये जो खाई है ये कैसे पटे। तो इसीलिए आप देखिए, जब डॉक्टर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बनी और जब रिपोर्ट आई तो उसका जो सबसे मशहूर जुमला हुआ है तमाम, वो ये कि मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर हो। तो क्यों हो गई? कोई तो वजह रही होगी, और जिम्मेदार कौन है? लेकिन अगर सही काम होता तो हम तो मुसलमानों को जो कर रहे हैं कि वो, क्योंकि मकसद ये था कि कोई दलित दलित न रहे। दलित का मतलब वो नहीं है कोई जात बिरादरी नहीं है, बल्कि वो कि जो सबसे आखिरी शोर पे बैठा व्यक्ति है, शख्स, वो कैसे मेन स्ट्रीम में आ जाए और मेन स्ट्रीम में आकर के देश की खिदमत करे। क्योंकि जब तक सारे लोग जुट करके काम नहीं करेंगे, कभी देश विकास नहीं कर सकते। तो आज फिर वही चीज मेरे ख्याल से आ गई है
तो इसलिए मुझे लगा कि तमाम हमने पार्टियों को देखा, लीडरान को देखा, उनकी विचारधारा को देखा। कांग्रेस की बहुत अच्छा मैनिफेस्टो उनका सब था, लेकिन आज वो आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश में कोई विचारधारा काम करने लगती है, गुजरात में कोई विचारधारा काम करने लगती है, और दूसरे प्रदेशों में कोई। तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ न कह के सिर्फ ये कि मुझे लगता है कि देश को आज बहुजन समाज विचारधारा की जरूरत है, और इसके बगैर देश अपने सही सिमत की तरफ नहीं बढ़ सकता। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी, और खास तौर से जो तालीम याफ्ता तबका है उसकी बहुत जरूरत है। जिनको लगता है कि राजनीति खराब हो गई है, वो आकर के बहुजन समाज पार्टी में देखें कि ऐसा नहीं है कि राजनीति खराब हो गई। नहीं, राजनीति में कुछ लोग आ गए जो मफाद परस्त हैं, वो खराब हो गए। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी में शामिल होकर के न सिर्फ ये कि हम खुद, बल्कि हमारी कोशिश होगी कि तमाम जो तालीम याफ्ता लोग हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, माननीय कांशीराम जी और माननीय बहन कुमार मायावती जी, इन सब के विचारधारा के साथ जुड़ करके और इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि देश सही हाथों में रहे, क्योंकि जब सही हाथों में देश होगा तभी देश का विकास होगा, तभी देश सही रास्ते पर जाएगा। बस इतना ही कहना चाहता हूं। सभी को मेरा सादर जय भीम। आज बहुजन समाज पार्टी के इस पावन जमीन पर, जहाँ से देश भर में आंदोलन फैला है, आप सभी लोग हमारे साथी जो इधर चलकर आए हैं बहुजन समाज पार्टी की आस्था में या बैंकिंग नीति और विश्वास रखते हुए, मुमताज आलम रिजवी जी, तो उनके साथ जो साथी हैं उनका हम धन्यवाद करते हैं, और जो मीडिया कर्मी आए उनका भी हम लोग तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ इधर बहुजन समाज पार्टी जो साथी जिले के बैठे उनका धन्यवाद करते हैं। मैं अपनी बात कहूँ इससे पहले, जिन महापुरुषों की वजह से आज हम लोग इस लायक बने हैं कि हम लोग अपनी आवाज़ भी बुलंद कर सकते हैं, तो हमें उनको नमन करना जरूरी है कि ये हमारे संस्कार हैं जो महापुरुषों से मिले हैं। तो सबसे पहले शिक्षा के अग्रदूत ज्योतिबा फूले, उनकी पत्नी मां सावित्रीबाई फूले और फातिमा बेग को नमन करते हैं, जिन्होंने शिक्षा का आंदोलन चलाया इस देश में। हिस्सेदारी की नुमाइंदगी पेश करने के लिए कोल्हापुर के राजा छत्रपति साहूजी महाराज ने रिप्रेजेंटेशन का जो दौर चलाकर प्रदेश में हिस्सेदारी की बात की, ऐसे महापुरुष को नमन करते हैं। गुरु नारायणा ईवाराम स्वामी पेरियार, जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों को दूर कर मानवता को आगे बढ़ाने का काम किया, उनको नमन करते हैं। इन तमाम महापुरुषों को सच में किसी ने सही से अध्ययन कर राष्ट्र निर्माण में और इस देश के मानवता को आगे बढ़ाने का जो काम किया, तो ऐसे बौद्ध सत्व, सिंबल ऑफ नॉलेज, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब को नमन करते हैं। भारत में हजारों जातियां हैं अलग अलग समाजों में। इन हजारों जातियों को एक माला में पिरोकर बहुजन समाज नामक एक आंदोलन खड़ा करने वाले रामसेठ, डीएसओ, बीबीएफ और बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता मानवर महानायक मानवर काशीराम साहब को नमन करते हैं। भारत में आबादी के क्षेत्र में सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की 4 बार की सफल कुशल मुख्यमंत्री रही, राज्यसभा लोकसभा की मेंबर रही और तमाम मानवीय उपाधियों से शोभित बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को हम लोग अपना आदर्श नेता मानते हैं और उनकी नीतियों में आस्था विश्वास रखते हैं। सम्मानित साथियों, आज हमारे बीच में जो लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी के आंदोलन को जिन्होंने युवा अवस्था से देखकर और आज 65 साल से प्लस उम्र में भी
इस आंदोलन के साथ बिल्कुल तौर पर ईमानदारी के साथ हम जैसे नौजवानों को प्यार करते हुए आंदोलन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आज इस कार्यक्रम के जब इधर हमारे साथी पार्टी ज्वाइन करने के लिए आए हैं, तो ऐसे हमारे साथी जो मुख्य अतिथि हैं इस कार्यक्रम के, और जिन्होंने लंबा अनुभव हमारे साथ बिताया है इस बहुजन आंदोलन के साथ, और माननीय बहन जी ने जहाँ जहाँ सबको लगाया है उन प्रदेशों में हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड और मूवमेंट को बढ़ाने के लिए काम करते रहने का काम जज्बा पैदा किया। ऐसे दिल्ली और हरियाणा के केंद्रीय राज्य प्रभारी एवं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और माननीय सीपी सिंह सर हैं, मैं आपसे गुजारिश ये भी करूँगा कि हमारे इतने वालिद समान जो साथी हैं उनके लिए जरूरी बात आने से भी उनका स्वागत करें। दूसरे, बहुजन समाज पार्टी के लंबे समय से दिल्ली प्रदेश में कार्यरत जो बूथ से लेके वाकई में आज माननीय बहन जी ने प्रदेश का अध्यक्ष तक का जो उनको सम्मान दिया है, और लगातार अपने विचारों से अपने कार्यशैली से पूरी दिल्ली में कम समय में ज्यादा लोगों को प्रभावित करने वाले दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय राजेश तंवर जी, उनके लिए आप लोग एक बार स्वागत करेंगे। साथ में हमारे साथ जो आज बहुजन समाज पार्टी का दामन थामने के लिए इधर आए हैं मुमताज आलम बेगम जी, मुमताज आलम रिजवी जी, तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो बात तो उस दिन हम उनसे पहली बार मुखालिफ हुए थे उधर सांसद जी रामजी बदन जी के आवास पर, तो वहाँ हमारी मुलाकात हुई, उनसे उनकी लंबी बातचीत हुई। तो मुझे लगता है कि उन्होंने वाकई में बहुजन समाज पार्टी के शासन प्रशासन अनुशासन के बारे में जरूर अध्ययन किया होगा, और माननीय बहन जी के कार्य और उनके कार्य प्रणाली के बारे में जरूर अध्ययन करने के बाद ही बहुजन समाज पार्टी की तरफ आने के लिए विचार किया होगा। तो उनकी लंबी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि रिजवी साहब इधर बहुजन समाज पार्टी में काम करके, क्योंकि बीएसपी में काम करना कोई आसान काम नहीं है, ये वही काम कर सकता है जिसको समाज की ठेस है। यहाँ राजनीति करने के लिए आप आएंगे तो राजनीति करने के लिए पार्टियां बहुत हैं देश में, जो तमाम तरह धार्मिक और तमाम तरह उन्मादित राजनीति करती है, तो बीएसपी उनसे अलग है। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी के बारे में लकीर खींची हुई है कि बीएसपी राजनीतिक पार्टी से पहले एक सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है। तो आंदोलन तो रोडों पे नहीं हो सकता। बहुजन समाज पार्टी लोग तो गरीब गुरबे कमजोर लोग झुगड़ी और झोपड़ी में रहते हैं, कच्ची कॉलोनी में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, और फैक्ट्रियों में काम करने वाले छोटे मोटे इधर उधर खमचा चलाने वाले खेतों में मजदूर, इनको आप आंदोलन शरीक करें भूखे मर जाएंगे। इनके तो पास जाना पड़ेगा, ये आंदोलन समाज के पास जाकर उनको बताने का है। तो इसीलिए बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक सोच बाद में पैदा करती है, समाज में परिवर्तन पहले पैदा करना चाहती है। इसीलिए हमारी भी पहली ख्वाहिश ये होती है कि जो लोग बीएसपी से जुड़ना चाहते हैं उन्हें बहुजन समाज पार्टी की कैडर मूवमेंट और अनुशासन के प्रति पूरी तरह जिम्मेदार और दायित्व के साथ जुड़ना होगा और जुड़ना चाहिए। इसीलिए हम जैसे नौजवान अगर आज हम लोग खड़े हैं यहाँ पर, तो हमें वो चीज़ हमने इल्म पैदा की अपने अंदर कि मैं बीएसपी की विचारधारा के अनुरूप काम करूं, अपने नेता के आदेशानुसार काम करूं। जिस क्षेत्र में हमें जिम्मेदारी दी गई है हम उस परिधि में रहकर अपने लोगों के बीच जाकर उनको समझाने का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि वोट से राजनीति है, वोट हमारे पास है, और हम अपने लोगों को वोट का महत्व नहीं समझा पाते। बस उनको तमाम तरह के जो लोग लाभवादी किए जाते हैं अन्य पार्टी द्वारा, फ्री का तमाम तरह के धार्मिक चीजों का, उसमें ना उलझाकर बीएसपी की ताकत बताने का काम करती है, वोट की ताकत क्या है। तो इसलिए सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी में आज साथी जो आए हैं, मुझे पूरा यकीन है क्योंकि हम लोग दिल्ली में हैं और दिल्ली में आप बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ने काम कर रहे हैं, और दिल्ली में एक बड़ी जमात हमारे समाज की रहती है जो आज बहुत मुश्किल हालातों में जी रही है। हमें उनके दर्द का इल्म होना चाहिए कि उनके दर्द को कैसे मरहम लगाकर समाज में चेतना पैदा करके उनके जीवन को सही किया जा सके। देश तो बहुत बड़ा है, हम देश में तो नहीं जा सकते, और हमारे जैसे लोग पैदा हो सकते हैं। ऐसी चाहत हमको पैदा करनी है कि एक रिजवी नहीं, देश के हर कोने में बहुजन समाज पार्टी के हमारे आप जैसे लोग पैदा करें और उनको पैदा करें। तो दिल्ली एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, लगभग 17-18%
मुस्लिम आबादी की दर है, 20-22% यहाँ दलित आबादी है, जो तमाम जगह आपके कबीलों के तौर पर रहती है, चाहे जेजी कॉन्सेल्स हो, चाहे झुग्गी कैंप्स हो, चाहे कच्ची कॉलोनी हो, चाहे और भी जो ढेर से बड़े हुए वहाँ लोग विस्तृत करते हैं, तो हमारे लोग हैं, इनके सबके पास वोट है, पर इन्हें सही में वोट की सही ताकत नहीं पता, इल्म नहीं पता है। तो ये हम लोग काम करेंगे, हमें पूरा यकीन है कि आप लोग हम लोग मिलकर दिल्ली को अगर तैयार कर लेंगे तो दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ की महक दुनिया में जाती है। और बीएसपी और आप हम लोग मिलकर बीएसपी कारवां दिल्ली में पावर हाउस बना लिया तो आपका तमगा और आपका नाम पूरी दुनिया में सुनाएगा। तो मेरा भी मानना है, ख्यालात ऐसे हैं कि आप हम सब लोग जुड़ रहे हैं यहाँ पर, तो इस बात को तैयार करके जुड़े कि हमको दिल्ली में परिवर्तन लाना है। भाई दिल्ली में 27वीं वार्ड का चुनाव है और दिल्ली में ही 29वें लोकसभा विधानसभा चुनाव है। जिन लोगों ने हम लोगों को ठगा है, जिन लोगों से हमने उम्मीद की थी, चाहे 1950 के बाद 1989 और 2014 तक जिन लोगों ने देश और राज्यों में शासन किया, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? उन्होंने हमें सिर्फ यूज किया। जो लोग जनता दल के साथ में जुड़े रहे, उन्होंने हमें यूज किया, हमारा भला तो कभी नहीं किया। आज अभी आपने एक बात लगी चेची की, दलितों से भी बदतर स्थिति देश में मुसलमानों की है, और बहुजन समाज पार्टी सरकार के अंदर में नहीं थी। जिन लोगों का हम लोगों ने केंद्र में बैठाया, हम सब ने, तो हमने उनसे सवाल नहीं करने दिया, हमें उनसे देखना है। इसीलिए बीएसपी ने जब सरकार बनाई उत्तर प्रदेश में, तो अकलियत समाज का बहुत बेहतर तरीके से ध्यान रखा, ध्यान ही नहीं रखा, कंक्रीट इंतजाम किए उनके लिए। जो मुझे याद है कि माननीय बहन जी ने उधर लखनऊ में विश्वविद्यालय बनवाया, उर्दू फारसी। आप तमाम सरकारें देख लो, चाहे केंद्र की चाहे राज्य की भी हो, उन्होंने इस तरह, चाहे कांग्रेस रही, चाहे सरकार रही, चाहे अभी आपकी दिल्ली में भी सरकार रही हो, उन्होंने आपके लिए कोई ऐसा इनका अच्छा इंतजाम नहीं किया। माननीय बहन जी ने हज हाउस बनाने का काम किया, अल्पसंख्यक आयोग बनाया। तो क्यों बनाया? तो जिस समाज की आबादी तो ज्यादा रहती है उसको ज्यादा फायदा मिले, 700 मदरसों को। तो ये तमाम चीजें तब की जो सरकार उधर हमारे लोगों ने बनाई। अब हमें दिल्ली में जरूरत है, आपकी बड़ी आबादी दिल्ली में रहती है। मेरा आपसे इतना ही अर्ज है कि हम लोग दिल्ली में लगकर हमारे आप जैसे नौजवानों को कैडर मूवमेंट के साथ जोड़कर, और कैडर आपको अच्छी भली बात बोलना आता है, पर बीएसपी का कैडर थोड़ा और अनुशासित है, लोगों में भाईचारे की पैदा करता है। तो मेरा आपसे ये अनुरोध रहेगा कि हम लोग उसी पर पार्टी में रहकर एक दूसरे से संवाद करते हुए दिल्ली को मजबूत करेंगे। और ये चाहते भी जो माननीय बहन जी का आदेश होगा कि अगर आपको बहन जी लगे भाई जिनके पास ज्यादा ताकत है भागने की और वो अनुशासन में भाग सकते हैं, तो वो सेकंड स्टेप होगा। अभी हमारा स्टेप ये है कि हम दिल्ली में रहकर दिल्ली को तैयार करें और बहुजन समाज पार्टी कैडर मूवमेंट को समझें। अन्य पार्टियों की तरह हम लोग हल्ला की राजनीति, मीडियाबाजी राजनीति कम करते हैं, क्योंकि मीडिया आपका नहीं है। जिस मीडिया में हम लोग जाते हैं वो प्योरली मनवादी पूंजीवादी तंत्र का मीडिया है। वो आपका प्रयोग तो करता है, पर हमारे लोग मीडिया में नहीं होते। हमारे लोगों के पास मोबाइल भी नहीं है। जिन लोगों को आप गांव छोड़ के आए हो, उनके पास तालीम नहीं, मोबाइल नहीं, मीडिया नहीं है, उन्हें कैसे आप सुनाओगे? उन्हें तो घर घर जाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग घर घर जाने की बात करते हैं सर, इसीलिए हम लोग मैन मीडिया से दूर रहते हैं। क्योंकि मीडिया कभी आपकी बात नहीं, आपको यूज करता है, हिंदू मुस्लिम दलित असबड़ा पिछड़ा के नाम पर यूज करता है, गाय गोबर के नाम पर, और आपकी सही से समस्या हल नहीं करता, समस्याओं पर चर्चा नहीं करता मुस्लिम समाज दलित समाज की। तो मेरा मानना है कि वो लोग वही एजेंडे लेके आते हैं जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रमुख होते हैं, आपके लिए नहीं। तो इसीलिए हम लोग मीडिया से पीछे रहते हैं और इसीलिए हम लोग जमीन पर आके लोगों से संवाद करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो मेरी उम्मीद है कि आप हम लोग हमारी बात को समझ चुके होंगे कि बीएसपी संगठन और संगठन के साथ साथ कैडर और अनुशासन के साथ साथ एक दूसरे से प्रेम भाव और भाईचारे के साथ काम करना चाहती है, करने के लिए तैयार रहती है, करती भी है। तो आप सभी से भी ये उम्मीद करते हैं जो लोग आज इनके साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ में सदस्यता लेंगे, जिम्मेदारी लेंगे, वो अपने अपने जहाँ जो रहते हैं वहाँ हम लोग चलकर उनके मनोबल को हाई करेंगे। बहुजन समाज पार्टी का दिल्ली प्रदेश से लेके विधानसभा बूथ तक का संगठन है हमारे पास, कैडराइज कार्यकर्ता है, वो हर जगह आपको मान सम्मान और आपके जो आपकी खासियत है उसका प्रयोग करेंगे।
तो मुझे उम्मीद है आप लोग भी उन्हीं के साथ जुड़कर आपको महसूस होगा कि समाज कैसे चलता है, समाज कैसे चलता है। तो उन्हीं बातों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आरक्षण के जनक साहूजी महाराज, इस देश में जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले बिरसा मुंडा जी, इस देश के अंदर जानवर से बदतर जिंदगी जीने वालों को इंसान का दर्जा दिलाने वाले, नारी के मुक्तिदाता, संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एवं 21वीं सदी के महानायक, जिन्होंने देश में गरीबों में सत्ता की चाहत पैदा की। और जब लोग ये कहते थे कि गरीब सत्ता में नहीं आ सकते, महाराष्ट्र की धरती पे जहाँ 3 महापुरुष पैदा हुए, वहां पे लोगों ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि हो सकता नहीं। तब कांशीराम साहब ने कहा हो सकता। तब उन्होंने इस देश के सबसे बड़े जनसंख्या के आधार पर प्रदेश में 3 बार बहन जी को मुख्यमंत्री बना के दिखाया। ऐसे महापुरुषों के चरणों में अपने श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए अपने नेता बहन कुमारी माइती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, जिन्हें 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार चलाने का मौका मिला, और जब 4 बार सरकार चलाई तो पहली सरकार जो हमें 4.5 महीने का हमें मौका मिला, तो 2 महीने के अंदर 1,45,000 गुंडों को गुंडा एक्ट लगाकर जेल में डाला। तो पूरी दुनिया में 8 सशक्त महिलाओं का नाम सम्मान हुआ और उन्हें आयरन लेडी का खिताब मिला। ऐसी नेता को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज के हमारे यूथ आइकॉन, युवा हृदय सरदार अशोक इधर आकाश आनंद जी, जो जिन्हें बहन जी ने अभी राष्ट्रीय संयोजक बनाकर पूरे देश में काम करने का जिम्मा सौंपा है। एवं आज की इस ज्वाइनिंग मीटिंग में उपस्थित हमारे इधर केंद्रीय राज्य प्रभारी आदरणीय हमारे बीच में इधर सुदेश आर्य जी, और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जो एक बूथ से लेकर सर्वोच्च पद पर पहुंचे हैं, आदरणीय राजेश दवर जी, और जिनकी ज्वाइनिंग की मीटिंग बुलाई है, जिनको अभी पटका पहनाकर पार्टी ज्वाइन कराई है, और अभी उनकी सदस्यता की कॉपी भी इधर हम लोगों को देना काम कर रहे हैं। सदस्यता हमारे बीच में जनाब मुमताज आलम रेजी जी, उनके सहयोगी साथी, मीडिया बंधु, हमारे जिम्मेदार साथियों, क्योंकि ज्वाइनिंग का प्रोग्राम है, इसमें कोई ज्यादा भाषणबाजी नहीं होती है। उनको सदस्यता देनी है और पटका पहनाकर हमने उनका स्वागत कर दिया है। उन्होंने, क्योंकि वो एक एनसीपी पार्टी है इस देश के अंदर, उसके वो जिम्मेदार साथी रहे, पदाधिकारी रहे, उन्होंने अपनी पार्टी से रिजाइन किया है और हमें बाकायदा लेटर लिखकर उन्होंने ज्वाइनिंग की मांग की है। इसमें लिखा है कि मैंने एनसीपी पार्टी छोड़ दी है और मैं आज दिनांक इतने को बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ले रहा हूँ, और बहन कुमारी माइती की नीति में विश्वास रखते हुए मैं आगे पूरी निष्ठा ईमानदारी से बहुजन समाज पार्टी का कार्य करूंगा। तो आज ये प्रोग्राम आपके सामने था, तो मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, सिर्फ इतना बात कहना चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी देश के अंदर समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहती है। हर जाति, हर धर्म के लोगों को सम्मान देना चाहती है, जो इस देश के संविधान में बाबा साहब ने लिखा है। और हमारी पार्टी का नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हम इस देश के अंदर हर आदमी को उसकी हिस्सेदारी देना चाहते हैं। हम किसी का भी माल छीनना नहीं चाहते, किसी का हिस्सा लेना नहीं चाहते। हमें चाहते हैं जो इतने भी हमारी संख्या है उसके आधार पर हमें
इस देश के अंदर जितनी भी ताकतें हैं उन ताकतों में हमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये लड़ाई हमारी सीधी सीधी है और हम लोगों को आगाह करते हैं। यदि मैं मुस्लिम समाज में गया तो मैंने वहां भी उनको बताने का काम किया कि आप लोग इस देश के अंदर लगभग आप लोगों ने 750 साल राजपाट किया और जब ये देश आजाद हुआ तो लगभग 35% आल अफसर देश के अंदर मुस्लिम समाज के होते थे। आजादी के लगभग 79 ईयर भी। आज हमारी स्थिति क्या है? 0.5 से भी नीचे हम लोग सरकारी नौकरी में पौधे पर हैं। 2 point something है वगैरह। तो और हमने इस देश के अंदर वोट के आधार पर सरकारें बनाई है। तो हमारी हिस्सेदारी कहाँ है कि हमने सोचना चाहिए। हमने किन लोगों को हुक्मरान बनाया और उन्होंने हमें क्या क्या चीज दी है। यदि मैं ओबीसी में भी जाता हूँ तो मैं उनसे भी बात करता हूँ क्योंकि देश में ओबीसी के लोग 52% की संख्या में, 52% लोग क्या हिस्सा ले रहे, हम लगभग 22.5% लोग हैं। हमारी क्या हिस्सेदारी है, हम अपने समाज में उसको भी जाकर बताने का काम करते हैं। तो जब हम लोग पाते हैं तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो फिर हम इस देश के मूल निवासी, हम इस देश के रहने वाले लोग और गैर बराबरी की जिंदगी जिए, ये बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को मंजूर नहीं है। हर आदमी को बराबर का अधिकार उसको देना चाहिए। जिसकी जितनी संख्या हो उतना ले। हमें कोई किसी तरह की गुरेज नहीं है, कोई भी मतलब परहेज नहीं है। मगर क्योंकि हमारे मसीहा ने हमें बताया कि मनी, मीडिया, माफिया, ये 3 ऐसी चीजें हैं जिससे मतलब हम लोग त्रस्त हैं। मनी हमारे पास है नहीं, जब राजपाट हमारे हिस्से में नहीं आया तो पैसा भी नहीं होगा। मीडिया पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। मीडिया में हम कुछ बात करते हैं तो उसको घुमा के बात करते हैं, उसको ऐसा मतलब समाज के साथ प्रस्तुत कर देंगे कि आप कोई बात को उल्टा मतलब ले जाएंगे। और माफिया तो मतलब उनका तंत्र लगा है कि कैसे कमजोर को और कमजोर बनाया जाए। मैं एक वाकया आपको बताने का काम करता हूँ। जब मंदिर और मस्जिद का मसला चल रहा था तो कांशीराम साहब से पत्रकार बंधु ने बात की कि आप मंदिर और मस्जिद के मुद्दे पे क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो भी अभी मेरा मंदिर और मस्जिद का जो मसला है, जो कानूनी बात होगी उसको हम लोग रखेंगे, उसको मानने का काम करेंगे। मगर यदि मुझे सरकार चलाने का मौका मिलता है तो मैं सबसे पहले अपने समाज की महिलाओं को लैट्रिन बनवाने का काम करूंगा। क्योंकि मैं पूरे देश में घूमता हूँ और जहां भी मैं जाता हूँ तो मेरी समाज की महिलाएं मतलब रोड पर मतलब खुले में शौच करती नजर आती हैं। तो यदि मुझे मौका मिला तो सबसे पहले मैं उनका प्रबंध करूंगा। मगर अगले दिन मीडिया ने क्या लिखा कि कांशीराम ने बोला कि ना मैं वहां मंदिर और मस्जिद बनाने की बात करता हूँ, मैं वहां लैट्रिन बनवाने का काम करूंगा। आज जब भी चुनाव होता है तो हमारे मुस्लिम समाज के लोग वो देना वो दिखाने का काम करते हैं कि देखो भी कांशीराम साहब ने क्या कहा। अब इतना ही बहुत है हमारे समाज के लिए तो गुमराह होने के लिए। तो वो समाज को गुमराह करने में लगे हैं। मगर क्योंकि हम लोग जब राजपाट में नहीं है तो हमारे पास वो तंत्र नहीं है, तो हम जितने भी लोग हैं वो लोग मतलब इस काम में लगे हैं कि अपने समाज को हम लोग समझा पाए। तो जब मैं मुस्लिम समाज में गया तो मैंने कहा कि भाई आप लोगों ने 750 साल राजपाट किया है, आपके किले भी यहाँ पर खड़े हैं, आपके बाप दादा देश के अंदर जिन महलों में रहे तो वो यहाँ खड़े हैं। चाहे वो लाल किला देख लो, चाहे वो मोहम्मद बिन तुगलक का किला देख लो, चाहे वो आप कुतुब मीनार देख लो, चाहे ताजमहल देख लो। मगर आज उनकी औलाद रिक्शा चलाने के लिए मजबूर है। जो लोग कभी राजा होते थे आज उनकी औलाद रिक्शा चला रही है। तो आगे हम रिक्शा तक पहुंचे कैसे भाई? तो ये फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि यदि हम पढ़े लिखे हैं, मैंने उस समाज में जन्म लिया है, तो फिर मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने समाज को इस देश के अंदर सम्मान दिलाऊं। यही हमारी लड़ाई है।
हर आदमी की नैतिक जिम्मेदारी मतलब बनती है कि जिस समाज में वो पैदा हुआ वो उसकी बेहतर मतलब उसकी आने वाली नस्लों को बेहतर जिंदगी मिले। लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। अब ये गरीबों की लड़ाई है, ये मजलूम की लड़ाई है। तो हर आदमी निजी स्वार्थ पे ज्यादा काम करना चाहता है कि मुझे मिल जाए, मैं MP MLA बन जाऊं। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं 43 साल से मैंने और इस मोमेंट में अपने दिए। मैंने सन 82 में कांशीराम साहब को सुना था, तब से लेकर आज तक एक भी दिन का मेरा ब्रेक नहीं। इस मोमेंट से लगातार मतलब ये प्रयास है कि हम उस मुकाम तक पहुंचे, हर उस व्यक्ति को जो देश के संविधान में जो हमारे हक लिखे हैं वो हमें हक इस देश के अंदर मिलने चाहिए। इस लड़ाई को हम लोग लड़ना चाहते हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूं और अपनी पार्टी में मुमताज आलम मलिक जी का कि उन्होंने पार्टी में आस्था जताई, हमारी नेता ने आस्था जताई और उन्होंने खुले मन से कहा कि जहां भी मुझे काम करने का मौका मिलेगा मैं पार्टी को अपना बेस्ट देने का काम करूंगा। तो हमारे नेता जहां पे भी उनकी जिम्मेदारी लगाएंगे तो वहां उनको हमारे यहाँ थोड़ा एक सिस्टम है, प्रोटोकॉल है। यदि मुझे भी बहन जी ने दिल्ली और हरियाणा की जिम्मेदारी दी है तो मैं दिल्ली और हरियाणा में जाके अपनी बात को करता हूँ, वहाँ उस काम को करूंगा। अब से पहले मध्य प्रदेश में था, राजस्थान में था, तो वहां का काम किया। तो हम अनुशासन तोड़कर हम लोग कहीं भी नहीं जाते। ये उनका आदेश भी रहता है कि जहां जिसको जिम्मेदारी दी जाएगी वहीं वो काम करेगा, दूसरे प्रदेश के दूसरे बात को नहीं करेगा। यदि उन्हें जिम्मेदारी मिलती है जहां भी मिलेगी तो वहां काम करेंगे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मीडिया से हम लोग परहेज करते हैं। नेता हमारी मतलब जना थोड़ा दूर रहने की सलाह देती है कि भाई वहाँ जो मैंने अभी बताया वाक्य दोहराएगा कि भाई किस तरह मतलब ना ये लोग हमारे समाज को गुमराह करने का काम करते हैं, तो उससे हमें अभी बचना है। हम लोगों के बीच में मीडिया हमारा कौन है? हमारा आवाम मीडिया बने। हम अपनी बात को अपने समाज में जाकर समझाने का काम करें, उन्हें कैटराइज करें, उन्हें बताएं कि ये इस देश के अंदर चल रहा है, ये देश इस चीज से हमें निजात पानी है, हमें राजा बनना है, देश का हुक्मरान बनना है और वो वोट के आधार पर बनता है। तो वोट हमारी ज्यादा है तो फिर राजा भी हमारा बनना चाहिए। मगर आज वोटों वालों का नहीं, नोटों वालों की सरकारें बनती हैं। तो क्योंकि हम लोग इस देश के, मैं नहीं कर रहा, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने इस देश के अंदर 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो राशन दे दिया। बड़े बड़े होर्डिंग भी लगाए, पोस्टर भी लगाए, यानी 81 करोड़ 35 लाख लोग 5 किलो राशन की लाइन में खड़े। और अभी एक सर्वे रिपोर्ट आई है देश की कि लगभग 29.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं इस देश के अंदर, भारत देश के अंदर। अब दोनों को यदि हम लोग मतलब जोड़ लें तो लगभग 111 करोड़ लोग होते हैं। 135 करोड़ लोग में 111 करोड़ लोग मांगने वाले बने। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मांगने वालों को सम्मान होता है, देने वालों को होता है? अब जिस देश की जनसंख्या मतलब 135 या 140 करोड़ है, उसमें 111 करोड़ लोग मांगने वाले बन जाए तो फिर हमारे देश की हालत होती है। हम लोग कहाँ है, हमारा वजूद क्या है? तो ये चिंतनीय विषय में एक प्रश्न आपको छोड़ दूंगी कि हमारे महापुरुष जी जितने मतलब इन्होंने लगभग 108 साल संघर्ष किया है, 1848 से लेकर 1956 तक। उसके बाद माननीय कांशीराम साहब ने जयंती संघर्ष कर दी। तो इनकी ये चाहत है कि गरीब के बेटे राजा बने और उन्होंने हमारे महापुरुषों ने समय समय में चेताया कि उन्होंने कहा तेज आते राजा नहीं, तेज आते राजा नहीं। जिस समाज का राजा नहीं बनता वो समाज कभी खुशहाल नहीं बनता। साथ में एक बात उन्होंने और कही कि जिसका दल नहीं उसका बल नहीं, और जिसका बल नहीं उसकी समस्या कोई हल नहीं। यदि अपनी समस्याओं को हल निकालना है तो हमें अपनी ताकत बनानी पड़ेगी, अपनी पार्टी में, अपने दल में बल देना पड़ेगा। और बल तो हमारा लगता ही है कहीं ना कहीं। हमने कांग्रेस के पीछे लगाया तो कांग्रेस की सरकारें बनती रही। एक बार जनता दल आई, जनता दल के पीछे लगा दे तो जनता दल की सरकार बन गई। आजकल लोग बीजेपी के पीछे बल लगा रहे तो बीजेपी की सरकार बनती है। यदि इसी बल को हम लोग अपने लिए लगा लें, अपनी पार्टी के लिए लगा लें,
तो हम भी सरकार, यूपी के लोगों ने करके दिखाया 4 बार, तो वहां उनकी सरकार बन गई। तो ये सरकार पूरे देश में बन सकती है, मगर हमें मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, समाज को तैयार करना पड़ेगा, गली कूचे में जाकर बात करनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी कि ये हमारा एजेंडा है, ये हमारा देह है पार्टी का। मगर क्योंकि ये मीडिया है, तो मीडिया ने मतलब लोगों को बताती है ये छोटे तबके की पार्टी है, एक जाति विशेष की पार्टी है, और हमारे लोग उसी को लेकर घूम रहे। और हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि बहुजन सब जन समाज, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, मगर मीडिया उसका दुष्प्रचार करके उसको एक जाति पर आगे खड़ा कर देती है, और ये देश जातियों का देश है, जातियों से लोगों को लगा रहे तो वहां जाके खड़ा। तो हम इसी नैरेटिव को तोड़ना चाहते हैं, और ये तभी होगा तब हर तबके का आदमी, हर जाति का आदमी, हर धर्म का आदमी इस लड़ाई को ईमानदारी से लड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। तो मैं आज ऐसे मौके पर मुमताज आलम रिजवी जी का धन्यवाद करता हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो पूरी निष्ठा ईमानदारी से बहुजन समाज पार्टी में कार्य दिल्ली में करेंगे। तो ऐसी उम्मीद करते हुए, और यहाँ हमारे उन्होंने मीडिया पर जो भी आए हैं उनके सामने अपनी बात को रखा भी है, और आगे भी आपको जो भी उनसे इंटरव्यू लेना है तो उससे आप इंटरव्यू लेकर अपनी बात को रखेंगे, वो आप लोगों के सब सामने रखेंगे। तो मैं तो सिर्फ इतना ही बात करूँगा जितनी मुझे कहनी थी, और ये उनको आज बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता की जो 50 रुपए की हमारी सदस्यता होती है, ये आज हम लोग उनको दे रहे हैं, उन्होंने आज सदस्यता ग्रहण किया है। तो मैं अपनी तरफ से, दल की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ। तो ये सदस्यता की हमारी पर्ची है, आज उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है।